इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। भारत के प्रधानमंत्री पोडियम पर रखे संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं, यानी लोकतंत्र के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति सम्मान का दिखावा कर रहे हैं। और यहीं पर कई सारी लाइनें अंग्रेजी में लिखी हैं। इनमें लिखा गया है कि इमरजेंसी लगाए जाने के 50 साल पूरे हो गए, संविधान हत्या दिवस 2026, और आगे लिखा है कि भारत के इतिहास के एक अंधेरे दौर पर चिंतन। इस तरह के तमाम इश्तेहार भारत के कई अखबारों में मोटा मोटा पैसा देके छपवाया गया और ये दिखाने का प्रयास हुआ कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने बहुत खराब किया देश के साथ, संविधान की हत्या कर दिया और नरेंद्र मोदी आज उसे बचाए हुए हैं। आरएसएस के लोग लगातार ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की सत्ता से लोहा लिया, संघर्ष किया। अब जब अखबारों में इश्तेहार दे दे के चिंतन करने की बात हो ही रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज चिंतन कर ही लिया जाए और चिंतन के माध्यम से पता लगाया जाए कि आरएसएस के लोग इमरजेंसी के दौरान सच में क्या कर रहे थे। क्या ये संघर्ष कर भी रहे थे, या फिर जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन पर अंग्रेजों से माफी मांगने, उनसे पेंशन लेने के आरोप लगते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध करने का आरोप लगता है, क्या वैसा ही काम इमरजेंसी में भी ये लोग कर रहे थे? हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, कुछ साल पहले ही मोदी सत्ता की जम के तारीफ करने वाली मधु किश्वर नरेंद्र मोदी और सीआईए यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें कह रही हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के बड़े विद्वान माने जाते हैं शमसुल इस्लाम साहब, खासकर आरएसएस वगैरह को लेकर इन्होंने बहुत कुछ लिखा पढ़ा है। इन्होंने इमरजेंसी के दौरान आरएसएस की भूमिका पर बड़ा जबरदस्त नोट लिखा। इसके साथ ही कैथरीन फ्रैंक, जो कि अमेरिकी मूल की लेखिका है, इन्होंने एक पुस्तक, ये वाली पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक के पेज नंबर 374 और 75 पे जो बातें लिखी हैं, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इंदिरा गांधी के बारे में इन्होंने जो लिखा है, इमरजेंसी लगाने से कुछ घंटे पहले इंदिरा गांधी जो कर रही थी, जो कह रही थी, उसके बारे में जो लिखा है, उसे आप सभी को कायदे से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान जो आरएसएस के मुखिया हुआ करते थे, वो कैसी कैसी चिट्ठियां लिख रहे थे और उन चिट्ठियों पर इंदिरा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी, जब उन सब को आप सुनेंगे तो आपके मन में स्वतः सवाल पैदा होगा कि भाजपा आरएसएस के लोग किस लेवल के लोग हैं। जी हाँ, कहानी इतनी उलट पुलट है कि इनके इतिहास, वर्तमान और वर्तमान की स्थिति को देखकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। बहुत कम शब्दों में, आसान भाषा में पूरी बात आपको बताएंगे। और ध्यान रहे, हमें ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि जिन्हें बताना चाहिए वो लोग न जाने किस दुनिया में गुम रहते हैं, और उनकी गुमशुदगी का ही कारण है कि बीजेपी आरएसएस ने अपना झूठ फैलाने में कामयाबी हासिल कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। 25 जून को एक तरफ बीजेपी आरएसएस ने देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया। जरा पता लगाइए कि उसी दिन कांग्रेसी क्या कर रहे थे, उस वक्त के तथ्य को किस आधार पर कहां कहां रख रहे थे। जिस दौर में समूचा तंत्र झूठ फैलाने में लगा हो, उस दौर में यदि आप अपना सच बताने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वो झूठ ही सच की तरह दिखने लग जाएगा, जिसे फैलाने में पूरी व्यवस्था लगी है, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं शमसुल इस्लाम साहब की नोट से। इनके इस दस्तावेज का शीर्षक है कि 1975 में इमरजेंसी शासन में आरएसएस ने इंदिरा गांधी की चाकरी किया और अभी भारत में अघोषित आपातकाल चल रहा है। यानी आज जो आरएसएस दावा कर रहा है कि हमने इमरजेंसी में संघर्ष किया था, तो वो संघर्ष लड़ने भिड़ने का नहीं बल्कि चाकरी करने का था, जी हुजूरी करने का था। और समझने वाली बात यह है कि आरएसएस के बड़े बड़े लोग बार बार जी हुजूरी करना चाहते थे और इंदिरा गांधी ने इन्हें नाखून से भी छूने से इनकार कर दिया था। आरएसएस के लोग बार बार अपने समर्थन और कथित माफीनामे की चिट्ठियां लिखते रहे, बार बार खुद पर लगे प्रतिबंध को हटवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी पूरी तरह से नजरअंदाज करती रही इन्हें। वैसे यहाँ शुरुआत में ही एक बात और समझ लीजिए कि उस दौरान इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था, वो किसी भी रूप में संविधान की हत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी लगाने का प्रावधान संविधान में ही था। यानी संविधान निर्माताओं ने पहले ही लिख दिया था। उन्हें डर था कि कभी ऐसी स्थिति बन सकती है कि अनुच्छेद 352 के तहत भीतरी अनरेस्ट पैदा होने पर इस तरह की इमरजेंसी लगाई जाए। तो ये बात सरासर झूठ है कि यह संविधान हत्या थी। हाँ, इमरजेंसी लगने के बाद जो ज्यादती हुई, आप उसे जितना घृणित नाम देना चाहें दे सकते हैं, मगर सवाल यह भी है कि ज्यादती किन लोगों के साथ हुई और क्या उन ज्यादतियों का लेवल आज की तारीख में 1975 की तुलना में कई गुना ज्यादा नहीं हो चुका है। हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले 1975 के दौरान आरएसएस का हाल देखिए। और आज आरएसएस ये दिखाना चाहता है, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देश में लोकतंत्र इसलिए बचा है
क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन ये शर्मनाक झूठ है। उल्टे आज के हालात देश के ये हैं कि आम लोग, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, मजदूर, छात्र, महिला, शिक्षक, किसान संगठन, दलित, अल्पसंख्यक और यहाँ तक कि हमारी अदालतें भी प्रेशर में हैं। इन्होंने लिखा है कि आरएसएस के दूसरे प्रमुख विचारक गोलवलकर ने 1940 में अपने कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि आरएसएस एक ध्वज, एक नेता, एक विचार के तहत हिंदुत्व की ज्योति फैला रहा है और ये नारा यूरोप की नाजी और फासिस्ट राजनीति से मिलता जुलता है, जहां हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह पैदा हुए। लेखक कहते हैं कि उस दौरान तो संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी और बाद में हटाया भी गया, साफ सुथरा चुनाव भी हुआ। आप दर्शक ही सोचिए कि यदि इमरजेंसी का लक्ष्य सिर्फ अपनी सत्ता को बचाना होता तो क्या इंदिरा गांधी को आपातकाल के दौरान जब सब कुछ उनके कब्जे में था तो कोई ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार नहीं मिल रहा था देश में? क्या उन्होंने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके इमरजेंसी के तत्काल बाद फिर से जीत हासिल नहीं कर लिया होता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन पर कभी ये आरोप नहीं लगा कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाया, कोई ज्ञानेश कुमार को बिठाया। उन्होंने खुद इमरजेंसी हटाया, उसके बाद ईमानदारी पूर्ण चुनाव कराया, चुनाव में हार गई और हार को भी चुपचाप स्वीकार किया। इसके बाद आने वाली सत्ता के तमाम जुल्म भी झेले। और आज देखिए, सभी विद्वान मानते हैं, ज्यादातर जो बिकाऊ नहीं है वो मानते हैं कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिसको हटाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि घोषित ही नहीं है तो हटाएंगे क्या? लेखक ने वरिष्ठ पत्रकार और विचारक प्रभाष जोशी तथा पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी, बाद में उत्तर प्रदेश और सिक्किम के राज्यपाल टी.बी. राजेश्वर की पुस्तकों का हवाला देते हुए बताया है कि आरएसएस आज भले ही दावा करे कि इमरजेंसी में उन्होंने बहादुरी से विरोध किया, दमन झेला, लेकिन जो दस्तावेज है, जो तथ्य है, वो बताते हैं कि आरएसएस ये झूठा दावा करता है। इमरजेंसी के दौरान टी.बी. राजेश्वर आईबी के डिप्टी चीफ थे और उन्होंने बताया कि आरएसएस ने इंदिरा गांधी के दमनकारी शासन के सामने घुटने टेक दिए थे। यानी आरएसएस लड़ा नहीं, विद्रोह नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, बल्कि सत्ता के सामने लोटा हुआ था। और तो और ऐसे तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। आरएसएस के लोगों की चिट्ठियां मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को आश्वासन दिया था कि वो इनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम को वफादारी से लागू करेंगे। यानी आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक जमीन पर उतर के कांग्रेस के कार्यक्रम को लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। यह भी बताया गया है कि तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो इस बात के सबूत हैं कि इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने और माफीनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद जेलों से छूटे थे। यानी सिर्फ अंग्रेजों की लड़ाई में ही नहीं, इमरजेंसी के दौरान में भी कथित रूप से आरएसएस के लोगों ने माफीनामा लिखा और लिख लिख के अपने आप को जेल से बाहर निकाला। और आज वही लोग इमरजेंसी में उत्पीड़न झेलने का दावा करके पेंशन ले रहे हैं। इन्होंने लिखा कि बीजेपी शासित राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में इमरजेंसी में जेल गए लोगों को पेंशन देने का फैसला किया गया। जिन्हें 1 महीने से कम जेल में रखा गया था उन्हें 10,000, जो 2 महीने से कम जेल में रहे थे उन्हें 20,000 मासिक पेंशन दिया जाता है। लेकिन इसमें उन लोगों को छांटा नहीं गया जिन्होंने माफीनामा देकर, यानी माफी मांगकर खुद को जेल से बाहर करवाया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने यह भी लिखा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेल गए थे, उनको मिलने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वालों में से एक भी आरएसएस स्वयंसेवक नहीं था। यानी आरएसएस के किसी भी व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ा, ऐसा इन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान सैकड़ों कम्युनिस्ट युवकों को नक्सलपंथी बताकर फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया, लेकिन उनका किसी को कोई ख्याल नहीं आता। बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही शिवसेना ने भी खुलेआम इमरजेंसी का समर्थन किया था। उधर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने लिखा कि आरएसएस की इमरजेंसी विरोधी भूमिका को लेकर भीतर भीतर संदेह है। ये लोग इससे दूरी बनाकर रखते थे और विश्वास की कमी थी। इन्होंने भी लिखा कि आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर संजय गांधी के कुख्यात 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग की बात कहा था। प्रभाष जोशी लिखते हैं कि यही है आरएसएस का असली चरित्र। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस और जनसंघ के कई लोग माफीनामा देकर जेलों से छूट रहे थे। प्रभाष जोशी बताते हैं कि आरएसएस कभी भी संघर्षशील शक्ति नहीं रही है, बल्कि मूलतः समझौता परस्त शक्ति रही है। इनके अनुसार आरएसएस सही मायने में सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वालों में कभी नहीं रही। यानी न तो आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और न ही इमरजेंसी के खिलाफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी रहे टी.बी. राजेश्वर ने अपनी किताब इंडिया द क्रूशियल ईयर्स में लिखा था कि आरएसएस न केवल इमरजेंसी का समर्थन कर रहा था, बल्कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी से संपर्क स्थापित करना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में टी.बी. राजेश्वर ने यह भी कहा था कि आरएसएस प्रमुख देवरस ने गुप्त रूप से प्राइम मिनिस्टर हाउस से संपर्क किया था। और तो और आरएसएस चीफ ने देश में अनुशासन लागू करने के लिए सरकार के कई सख्त कदमों का समर्थन भी किया था। आरएसएस प्रमुख बार बार पत्र लिखकर और अन्य माध्यमों से इंदिरा गांधी तथा संजय गांधी से मिलने का जुगाड़ लगा रहे थे, मिलना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने मिलने से इनकार
कर दिया। इन्होंने बताया कि आरएसएस चीफ देवरस ने संजय गांधी की परिवार नियोजन अभियान और उसे खास तौर पर मुसलमानों के बीच लागू करने के प्रयास का समर्थन भी किया था। और तो और आरएसएस ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस को अपना समर्थन विशेष रूप से व्यक्त किया था। यानी सोचिए कि इतिहास में आरएसएस के लोगों ने क्या किया और आज कौन सी कहानी बांधते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि आरएसएस के प्यादे कहे जाते हैं, उन्होंने भी इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं द्वारा इमरजेंसी के विरोध में गद्दारी करने की बात कहा था। यानी आरएसएस के बड़े बड़े नेता इमरजेंसी के खिलाफ लड़े नहीं, बल्कि इमरजेंसी का साथ देने लगे, आरएसएस की विचारधारा से गद्दारी करने लगे। समझने वाली बात यह भी है कि आरएसएस के आर्काइव के जो दस्तावेज हैं वो भी इन दावों की पुष्टि करते हैं। आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस ने इमरजेंसी लगने के 2 महीने के भीतर इंदिरा गांधी को पहला पत्र लिख मारा था। यानी सोचिए कि 2 महीना भी संघर्ष नहीं कर पाए और इमरजेंसी 19 महीने थी, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। दस्तावेजों के अनुसार 22 अगस्त 1975 को इन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। तब देवरस शेरवाड़ा जेल में बंद थे। पत्र की शुरुआत में ही इन्होंने इंदिरा गांधी की खूब प्रशंसा की और कहा कि मैंने आपका कल वाला भाषण सुना था, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। मगर फिर भी इंदिरा गांधी ने इनके पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ महीने बाद 10 नवंबर 1975 को देवरस ने फिर से इंदिरा गांधी को दूसरा पत्र लिखा और उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को वैध ठहराने पर बधाई देकर गुड बुक में आने का प्रयास किया। यानी सुप्रीम कोर्ट से जब इंदिरा गांधी के चुनाव को संवैधानिक घोषित किया गया, यानी उन्हें राहत मिली इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की सजा के बाद, तो आरएसएस चीफ इंदिरा गांधी को बधाई दे रहे थे। और समझने वाली बात यह है कि तब भी इंदिरा गांधी की तरफ से आरएसएस वालों को कोई लिफ्ट नहीं दिया गया। इन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी को लिखे पत्र में आरएसएस चीफ ने इमरजेंसी के दौरान यहां तक लिखा था कि आरएसएस का नाम गलत तरीके से जेपी आंदोलन से जोड़ दिया गया, हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यानी आरएसएस चीफ इंदिरा गांधी से कह रहे हैं कि देखिए ये आंदोलन से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, हमको माफ करिए। इंदिरा गांधी ने दूसरे पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद देवरस ने 12 जनवरी 1976 को आचार्य विनोबा भावे को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि वो इंदिरा गांधी को आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाने की सलाह दें। यानी जुगाड़ लगा रहे थे कि आप जाके आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटवा दीजिए। अब सवाल यह है कि कौन सा संघर्ष होता है, माफीनामे वाला, चापलूसी वाला, चाकरी वाला। और गजब बेइज्जती वाला सीन तो तब हो गया जब विनोबा भावे ने भी आरएसएस चीफ देवरस के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद देवरस ने एक और पत्र लिखा विनोबा भावे को और कहा कि देखिए इंदिरा गांधी जी आपसे मिलने आ रही हैं, तो मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी के मन में आरएसएस के प्रति जो गलत धारणा है उसको हटाने की कोशिश करिए ताकि हमारे ऊपर लगा बैन हट जाए और जेलों में बंद आरएसएस के लोग बाहर आके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति और विकास में योगदान कर सकें। यानी आप सोचिए कि किस लेवल की कहानी चल रही थी। आज कहते हैं कि हमने संघर्ष किया और उस दौर में अपने ऊपर लगे बैन को हटाने के लिए, जेलों से बचने के लिए इमरजेंसी लगाने वालों का साथ ही नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े होकर उनका नारा लगाने को तैयार थे, उनके लिए चाकरी करने को तैयार थे। आरएसएस से जुड़े वरिष्ठ विचारक बलराज मधोक की पुस्तक का भी यहाँ जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आरएसएस प्रमुख सुविधा भोगी जीवन के आदी थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को बार बार लेटर लिख के जेल से छूटने का जुगाड़ लगाया और आरएसएस पर से बैन हटवाने का प्रयास किया और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। वरिष्ठ विचारक बालराज मधोक लिखते हैं कि देवरस का लिखा हुआ पत्र लीक हो गया, कुछ अखबारों में छप गया, फिर क्या था, पूरी छेछलदर हो गई। इसके कारण आरएसएस के स्वयंसेवकों का मनोबल टूटने लगा और इनका आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। इसके अलावा एक कहानी याद करिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। इमरजेंसी के दौरान इन पर भी ज्यादती करने के बहुत सारे आरोप लगे, यानी इन्होंने कांग्रेसी सत्ता में रहते हुए विपक्षियों पर ज्यादती किया। लेकिन उन्हीं प्रणब मुखर्जी को साल 2018 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। यानी इमरजेंसी के मुजरिमों को गले लगाने में भी आरएसएस को कोई ऐतराज नहीं है। दस्तावेज कहते हैं कि शाह कमीशन ने इमरजेंसी की ज्यादतियों के लिए प्रणब मुखर्जी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना था, लेकिन आरएसएस को प्रणब मुखर्जी का सम्मान करते हुए भी कोई शर्म नहीं आई। अब आप सोचिए कि यदि आप कथित संघर्ष कर रहे हैं और कोई आप पर ज्यादती कर रहा है, फिर आप उसी व्यक्ति का सम्मान करें, तो उसको गले लगाएं, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। अब आप लोग जरा इस पुस्तक को भी देख लीजिए। इसमें पेज नंबर 374 और 375 पे कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। अमेरिकी लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इस पुस्तक को लिखा है और बता रही हैं कि 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा से पहले इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को मुलाकात के लिए बुलाती हैं। जब वो पीएम आवास पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री के बगल में टेबल पर बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखी हुई थी। इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल के सीएम से कहती हैं कि देश में बहुत अराजकता फैल चुकी है, गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी है, बिहार में भी स्थिति खराब है,
ऐसे तो लोकतंत्र ठहर जाएगा, रुक जाएगा। कुछ बहुत ही सख्त यानी इमरजेंट कार्यवाही की जरूरत है। इंदिरा गांधी ने यहाँ इमरजेंट शब्द पर जोर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के सीएम को उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो संविधान विशेषज्ञ थे, जानकार थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि 25 जून की शाम को ही जयप्रकाश नारायण की रैली होने वाली थी, जिसमें वे पुलिस और सेना से विद्रोह की अपील कर सकते थे। रिपोर्ट में आगे था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इन सब में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ होने की आशंका है। यानी आशंका है कि ये जितने भी नेता तांडव मचा रहे हैं देश में, ये CIA के पेरोल पे काम कर रहे हैं, CIA का मोहरा है। उन्हें डर था कि अमेरिका, खासकर वहां का प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इंदिरा गांधी से विशेष नफरत करता था और अमेरिकी शक्तियां भारत में भी चिली जैसी स्थिति पैदा करना चाहती थी। यानी चिली में जिस तरीके से CIA एजेंट सेना के जनरल ने तख्तापलट कर दिया था, कुछ वैसे ही प्लानिंग भारत को लेकर भी कथित रूप से अमेरिका और CIA कर रहे थे। यदि उसी दिन कोई बड़ा फैसला न होता तो सबसे पहले तख्तापलट की आशंका थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी को डर था कि अगर उन्होंने सत्ता छोड़ दिया तो देश टूट फूट सकता है, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और आपको तो पता ही है कि जो अमेरिका की बात नहीं मानता है, फिर अमेरिका कैसे लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला के वर्षों तक बदला लेता है, अमेरिकी शक्तियां उसके साथ क्या करती हैं। इसके अलावा कई चीजें और हैं। अभी वेनेजुएला और ईरान के साथ इसने क्या किया है सबको पता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान इंदिरा गांधी की सत्ता ने कई ऐसे फैसले लिए थे जिससे देश के धन्ना सेठों को भी खूब दिक्कतें हो रही थी, वो भी नाराज थे। जैसे राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन, जमींदारी उन्मूलन। तो इन सारी चीजों से जो धन्ना सेठ थे उन्हें तकलीफ हो रही थी। इन बातों का फायदा अमेरिकी एजेंसियां उठाना चाहती थी। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिट्ठू रहा है, और उस पिट्ठू को जब इंदिरा गांधी की सरकार ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, वो भी अमेरिका से डरे बिना, उसको आंख दिखाकर। यानी जिस दौर में दुनिया में सिर्फ 2 महाशक्तियां दुनिया का भूगोल बदलने की ताकत रखती थी, उस दौर में इंदिरा गांधी ने एक तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत को उभारते हुए दुनिया का भूगोल बदल दिया, राजनीतिक भूगोल बदल दिया। तो अमेरिका को तकलीफ होने लगी, जबकि दूसरा धड़ा सोवियत संघ भारत का साथ दे रहा था। तो कुल मिलाकर अमेरिका के लिए यह कथित बदले का खेल था कि इन्होंने मेरे प्यारे पाकिस्तान को तोड़ा है, हम इनकी कुर्सी छीन के भारत को तोड़ दें। और इन सब में भारत के भीतर जिन लोगों को, यानी जिन सेठों को तकलीफ थी, उनकी नाराजगी का फायदा भारत के कुछ नेताओं के जरिए अमेरिकी एजेंसियां उठाना चाहती थी। बार बार ऐसे कई तथ्यों में आरोप लगे हैं कि इमरजेंसी से पहले जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, उनमें से तमाम नेता अमेरिका और CIA के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बहुतों को तो मालूम भी नहीं था कि किसके लिए काम कर रहे हैं। समझने वाली बात यह भी है कि इमरजेंसी से पहले और उसके बाद इस घटना से जितने भी नेता देश में पैदा हुए, उन सब ने अलग अलग राज्यों में समय समय पर सरकारें चलाई। आज भी कई लोग सरकार में हैं। इमरजेंसी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कांग्रेस ने इन सभी दलों को पहले तो पैदा होने दिया, फिर जिंदा भी रहने दिया। परंतु आज के हालात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ विपक्षियों को बल्कि अपना साथ देने वाले दलों को भी तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। बीजेपी भी तो वहीं से पैदा हुई धीरे धीरे करके, और साथ में पैदा होने वालों को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों को पैदा होने देती है, जिंदा रहने देती है, वो ज्यादा लोकतांत्रिक है, या फिर जो सबको निपटा देना चाहता है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है? सोचिए कि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के भीतर इतना कलेजा था कि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया, डिसेंट कर गए जस्टिस खन्ना। क्या आज किसी के भीतर इतनी हिम्मत है कि वो वर्तमान सत्ता के खिलाफ फैसला दे दे? आज तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लेता है। इमरजेंसी लगाने से पहले एक कैबिनेट मंत्री की हत्या हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जानलेवा हमला होता है। यानी खूनी संघर्ष करके देश की व्यवस्था को तबाह करने की साजिशें चल रही थी। ऐसे वक्त में और किया भी क्या जा सकता है? जरा कल्पना करिए कि आज विपक्ष के तमाम नेता और देश के युवा ये ऐलान कर दें कि सेना और पुलिस सरकार की बात न माने, विद्रोह कर दें, सड़क पर उतर जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों पर, नेताओं पर हमले होने लगे, तो सत्ता क्या करेगी? आज भारत के हालात देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के बेरोजगार युवाओं को कथित रूप से कॉकरोच बुलाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और ये लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं तो जंतर मंतर पे कभी इनकी बिजली काट दी जाती है, कभी पानी रोक दिया जाता है, मदद करने वालों की पहचान पूछी जा रही है। जबकि इमरजेंसी के दौरान देश की आम जनता को कोई तकलीफ नहीं थी, गरीबों का भला होता था, उनका शोषण नहीं होता था, ट्रेनें टाइम पर चलती थी। आज देखिए, कोई सच बोल दे तो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं। धन्ना सेठ खुलेआम डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ वहाँ से 3, 5, 18, 420 करके अपना धंधा बढ़ाते हैं। उनकी डकैती की खबरें दिखाने पर सेठ लोग मुकदमा कर देते हैं। अदालतों में बैठे जज एक तरफा आदेश देते हैं, वीडियो डिलीट कर दो, चैनल
चैनल बंद कर दो। इमरजेंसी के दौरान महीना 2 महीना आरएसएस के लोग जेल में नहीं रह पाए और उनका रोना धोना आज तक जारी है। जबकि तमाम जानकार बताते हैं कि उस वक्त इंदिरा गांधी का सख्त निर्देश था जेलों को कि खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादती नहीं करनी। लेकिन आज इस देश में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, छात्र, नेता, पत्रकार महीनों महीनों जेलों में रहते हैं। विपक्ष के नेताओं को सालों साल जेलों में सड़ाया जा रहा है। तो क्या ये किसी इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक नहीं है? उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे युवा जिस तरीके से सालों साल जेल में सड़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया, शिवसेना नेता संजय राउत को जेल में रखा गया, जिस तरीके से विधायकों और सांसदों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव में डकैती हो रही है, वोट चोरी हो रही है, सीट चोरी हो रही है, सोचिए कि ये इमरजेंसी की तुलना में कितना खतरनाक है। आम आदमी बोलने से डरता है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आप रोते रहिए, बिलखते रहिए, चिल्लाते रहिए, मरते भी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सब के बाद इस तरह से अखबारों में इश्तेहार छपवा के बीजेपी आरएसएस के लोग चाहते हैं कि लोग इमरजेंसी के नाम से डरें। पहले पाकिस्तान का रट्टा लगा के हमें तमाम मामलों में पाकिस्तान से भी नीचे गिरा दिया, भारत की साख का मटिया मेट कर दिया, और अब इमरजेंसी का डर दिखा दिखा के उससे भी बुरे हालात पैदा कर दिए गए। जिस इमरजेंसी में माफीनामा लिखने का रिकॉर्ड बनता रहा, जेल से छूटने के लिए हर तरीके का समर्थन देने का वादा किया जाता रहा, आज उसी माफीनामे को संघर्ष का नाम देकर पेंशन लिया जाता है। तो देख लिया आपने, ये है हकीकत और दावे के बीच अंतर। संभवतः पंडित नेहरू ने यूं ही नहीं कहा था कि आरएसएस के लोग यदि कहें कि पूरब जा रहे हैं तो इन्हें बाकी के 3 दिशाओं में ढूंढ लीजिए, पूरब में मत ढूंढिए, वहां नहीं मिलेंगे। पंडित नेहरू सच में बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे। उन्होंने कैरेक्टर को पढ़ लिया था। और सोचने वाली बात यह है कि आज तक आरएसएस ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इनसे जुड़े हुए तमाम लोग कथित रूप से देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े जा चुके हैं। तमाम बम ब्लास्ट में भी नाम आ चुका है। लेकिन जिसका नाम आ जाता है उसको कह दिया जाता है कि हम तो इसको जानबे नहीं करते हैं, इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। रजिस्ट्रेशन न कराने का, दस्तावेजीकरण न करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब कोई अपना पकड़ा जाए तो कह दीजिए कि हमारे साथ कोई संबंध नहीं है उसका। जब कुछ लिखित में है ही नहीं तो आप सिद्ध करेंगे कैसे? शायद इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। वैसे आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय